माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको भूटान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो सार्क कंट्री के कड़ी में जो है मैं आपको सबसे पहले मालदीव बताए, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश। आज हम आपको भूटान के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। इन सारे अगर वीडियो नहीं देखे हैं आप, एक बार ज़रूर देखिए। आपको इससे पूरे आसपास के कंट्री में क्या रिलेशंस है, क्या मतलब उसकी खासियत है, क्या उसमें क्या उसका मतलब सब कुछ उसके बारे में विस्तृत सब कुछ जानकारी दिया गया है। आप नहीं देखें, सिर्फ एग्जाम व्यू से नहीं, आपके ब्रेन को मतलब एक समरी के रूप में तैयार करने में यह आपको एक समझ डेवलप करने में यह बहुत उपयोगी है। इसीलिए आप एग्जाम व्यू से तो उपयोगी है ही है, आपको समझ डेवलप करने में सबसे अधिक उपयोगी है। इसीलिए आप एक बार मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश का जो वीडियो बना हुआ है उसको एक बार जरूर देखिए। उसके बाद आज हम इसी कड़ी में, सार्क कंट्री की इसी कड़ी में भूटान के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। 2 मिनट आप इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूटान का लोकेशंस कहाँ है, भारत के किन किन राज्य से यह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए, जो सबसे पहले ये है कि ये सिक्किम है। भारत का कौन सा राज्य है तुम लोग तो जानता होगा, भारत का कौन सा राज्य है? सिक्किम। उसके बाद सिक्किम से ये जुड़ा हुआ है। इधर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, तो यह पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर बनाता है। किससे बनाता है? पश्चिम बंगाल से भी थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है। असम के साथ भी बॉर्डर बनाता है। उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश है, तो पूरा में अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बॉर्डर बनाता है। उस अरुणाचल कितने राज्य से हो गए? 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ यह बॉर्डर बनाता है। उसके बाद यह है कि इसका जो हमारे साथ जो बॉर्डर सीमा है वह 699 किलोमीटर का बॉर्डर सीमा। यह जो हमारे भारत के साथ भूटान जो बॉर्डर बनाता है, कितने का किलोमीटर का बनाता है? 699 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। उसके बाद यह है कि लैंड लॉक कंट्री है। देख रहे हैं आप, चारों साइड लैंड से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ? लैंड लॉक कंट्री है। उसके बाद यह है कि जो यह बफर स्टेट है, बफर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जो 2 बड़े महाशक्ति के बीच में हो। क्या हो? 2 बड़े, इधर चीन है, यानी कि तिब्बत ऑक्युपाइड किसके द्वारा ऑक्युपाइड किया है? चीन के द्वारा कब्जा किया गया है तिब्बत के ऊपर पर। तो चीन ऑक्युपाइड कर लिया, तो इधर क्या हो गया? चीन हो गया। और इधर क्या हो गया? भारत हो गया। तो भारत और चीन के बीच में छोटे से जो कंट्री है वो बफर स्टेट कहलाते। क्या कहलाते? बफर स्टेट कहलाते। यानी कि जो युद्ध बफर स्टेट। तो एक इंटरव्यू में यह पूछा गया था कि क्या इंडिया रिया दावी के आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या रिया दावी के आईएएस इंटरव्यू में, इधर जो आईएएस बनी है रिया दावी, उनके आईएएस इंटरव्यू में यह पूछा गया था कि जो क्या भारत एक बफर स्टेट है? नहीं, भारत नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रीलंका है। भारत भी तो 2 कंट्री के बीच में है, लेकिन नहीं है। क्यों? भारत भी तो 2 कंट्री के बीच में है। तो वह पूछा गया था कि क्या भारत एक बफर स्टेट है? तो 2 बड़े महाशक्ति के बीच में एक छोटे कंट्री जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? बफर स्टेट कहलाते हैं। क्या कहलाता है? संघर्ष निवारक, यानी कि युद्ध को बचाने, 2 गो आपस में जो युद्ध नहीं हो पाए उसका काम करता है, बफर स्टेट का काम करता है। कौन? भूटान भी है, नेपाल भी। यहाँ पर क्या पाया जाता है? नेपाल पाया जाता है, नेपाल भी है। उसके बाद हो गया क्या, जो भूटान के खासियत भूटान के अंतर्गत क्या क्या है। तो भूटान जो है हम लोग देखेंगे भूटान का भारत के साथ इतिहास। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भूटान की जो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 8 लाख के आसपास जनसंख्या। अब इसका इतिहास जो देखेंगे तो भूटान का जो इतिहास है वह कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म के कारण हमारा इसके साथ जुड़ा और संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही इनके साथ हमारा संबंध रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जो आधुनिक काल में जो है ब्रिटिश भारत में इसके साथ संधि हुई थी। ब्रिटिश भारत के द्वारा इसके साथ संधि हुई थी। 1865 ईस्वी में इसके साथ संधि हुई थी, और उस संधि का नाम था सेंचुला संधि। क्या नाम था? सेंचुला संधि। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इसका एकीकरण 1907 से माना जाता है। नामग्याल वंश यहाँ पर थे। कौन थे? नामग्याल वंश थे। और 1907 से 2006 के बीच 1972 ईस्वी में सिग्मे जिग्मे वांगचुक जो है यहाँ के शासक बने। 1907 से 2006 तक यहाँ पर राजतंत्र राजाओं के द्वारा शासन किया जाता, जिसमें 1972 ईस्वी में जिग्मे सिग्मे वांगचुक यहाँ के शासक बने।
उसके बाद वह 1972 से 2006 तक शासन किए। उसके बाद उन्होंने अपने 2006 में अपने पुत्र मतलब यह देखिए बहुत बड़ा त्याग है इनके मतलब जिग्मे सिंह वांगचुक के द्वारा। वह उतना बूढ़े भी नहीं हुए थे लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र मतलब 28 से 27 वर्ष के उनके पुत्र थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को वह सत्ता सौंप दिए। यह बहुत बड़ी बात होती है आज के समाज में। और इससे पहले भी आप इतिहास अगर पढ़े होंगे तो ज़्यादातर राजा जो थे सत्ता मतलब सौंपना नहीं चाहते थे अपने पुत्र या मतलब खुद से शासन चला सकते थे, अपने पुत्र को सत्ता नहीं सौंपते थे। लेकिन यह यहाँ के राजा द्वारा त्याग किया गया और उन्होंने अपना सत्ता मतलब सौंप दिए उस अपने पुत्र जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को। उसके बाद क्या हुआ कि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है वो 2006 में ही यह घोषणा कर दिए कि अब जो है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक अब हमारे यहाँ घोषणा किए अब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी अपनाया जाएगा। तो उसी में क्या हुआ कि उसी में 2008 में सबसे पहले यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। तो यह जो है जैसे मतलब यह यहाँ का जो शासन है इंग्लैंड के जैसे मतलब इंग्लैंड में जिस तरह का शासन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो इंग्लैंड में है वही शासन मतलब संवैधानिक भी है, प्रधानमंत्री का चुनाव भी होगा और राजा भी होंगे। तो उसी तरह का है अभी यहाँ पर शासन व्यवस्था। कैसा है, संवैधानिक चुनाव भी होगा उसके बाद राजा भी होंगे, जैसे महारानी वहाँ पे है तो उसी तरह से यहाँ पे राजा भी होंगे। तो अभी कौन यहाँ के राजा होंगे, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। उसके बाद यहाँ 2008 में चुनाव हुआ, उसके बाद 13 में चुनाव हुआ, उसके बाद 18 में हुआ लेटे सेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वो क्या हुआ कि जो वो भारत की यात्रा की पहली यात्रा उनकी भारत की। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, यह देखिए कि हमारे बीच उनका कितना गहरा संबंध है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2014 में जीते, तो मतलब जो 2014 में जीतने के बाद उसके बाद सबसे पहली यात्रा जो है उनकी मतलब भूटान की यात्रा हुई। मतलब सबसे पहली यात्रा जो वो किए भूटान गए। तो कितना यह बतलाता है कि और सार्क कंट्री और पड़ोसी के अलावा सबसे ज़्यादा वरीयता जो हम लोग भूटान को दिए, मतलब सबसे ज़्यादा महत्व। मतलब क्योंकि यहाँ पर हमारे इसके यहाँ जो है पहले 1947 ईस्वी में एक संधि हुई थी, उसको मैत्री संधि के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले 1947 ईस्वी में एक संधि हुई मैत्री, भारत के साथ भूटान की एक संधि हुई। उसमें उसको क्या कहते हैं, मैत्री संधि कहते हैं। उसमें यह दिया गया था कि जो भारत भूटान के सैन्य व्यवस्था और विदेश संचालन का निर्धारण करेगा। उसमें यह बताया गया कि भारत भूटान के सैन्य व्यवस्था और विदेशी संचालन विदेश नीति का निर्धारण करेंगे। और उसके बाद क्या हो गया कि जो संशोधन किया गया कि जो अब जो है भारत के जो अहित में होगा, मतलब उसमें मतलब यहाँ की सरकार भारत से सुझाव लेगी, मतलब जिससे भारत प्रभावित हो सके, जिस फैक्टर से भारत प्रभावित हो उसके लिए ही सिर्फ यहाँ से मतलब सहमति ली जाएगी, नहीं तो और विदेशी नीति खुद से वह डिसाइड कर सकते। उसको कुछ छूट दिया गया, भूटान को कुछ छूट दिया गया कि अब जो है विदेश नीति जो भारत को नहीं प्रभावित करता वह खुद वह अपने द्वारा बना सकते हैं, मतलब अपने द्वारा कर सकते हैं। इसी का फायदा मतलब इधर मतलब चीन लोग मतलब उठाने लगा कुछ यहाँ के जो है। फिलहाल हमारा रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इधर कहा जा रहा है कि चीन के साथ 3 रोड मैप मतलब साइन हुआ है भूटान जो है चीन के साथ। आप लोग सुने होंगे कि जो कुछ दिन पहले इसके बीच जो है क्या कहते हैं डोकलाम विवाद हुआ था। तो इनके बीच क्या हुआ, डोकलाम विवाद चीन और तो डोकलाम जो है यहाँ पे पड़ता है, उस चीन के द्वारा मतलब उस क्षेत्र को अपना बताया जाने लगा और उसमें हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ, भारत खुद अपने सैनिक के द्वारा मतलब सैन्य भेज के हमारा सैनिक वहाँ पे जाके लड़े। आप लोग सुने होंगे कि वहाँ कैसे सैनिक मतलब युद्ध हुआ, कितने मारे विदाउट हथियार के मतलब खुद से लड़े। तो हमारे भी कुछ सैनिक मारे मतलब घायल हुए, उनके भी मारे गए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए कि हमारे सैनिक वहाँ मारे गए। लेकिन हाथापाव मतलब हाथ चला, मारपीट मतलब हथियार से मतलब चोट पहुँचाया गया, तो युद्ध मतलब नहीं हो पाया। लेकिन चीन भी मतलब अपना सारे सैनिक वहाँ तैनात कर दिए थे, लेकिन बहुत दिन तक संघर्ष के रूप में मतलब चला। तो यही डोकलाम विवाद को लेके चाइना इधर इसके साथ मतलब थ्री
चाइना इधर इसके साथ 3 रोड मैप मतलब एग्रीमेंट साइन किए, 3 रोड मैप एग्रीमेंट साइन। उसमें यह है कि जो मतलब भारत की नज़र उस पर है, लेकिन वो जो है कि जो बहुत बार मतलब बॉर्डर के लेके 1984 ईस्वी से ही इसके बीच मतलब एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब समझौते हो रहे हैं, लेकिन आज तक सक्सेस नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि हम भूटान के वासियों को अनुरोध करते हैं कि जो मतलब इनसे ज़रूर बच के रहे। मतलब ये जो है मतलब ये जिनके जिनके साथ संबंध बनाए हैं, जिनका आफसार कंट्री में यहाँ ले लीजिए श्रीलंका का हेमनटोटा बंदरगाह चल गया, म्यांमार से भी लिए, उसके बाद बांग्लादेश इधर चल के जाइए, मालदीव मेराव ले लिए, जिनके साथ संबंध के पाकिस्तान का स्थिति आप लोग सब जानते होंगे, परिचित होंगे, जिसके साथ ही जुड़े उसका जो है मतलब तबाही मतलब उसका खत्मा शुरू हो गया, उसका अर्थव्यवस्था क्या बता रहे थे कि जो जिसके भी साथ ये संबंध किए मतलब चीन जिसके भी साथ जिसको भी कुछ आर्थिक रूप से मदद किए, जिसके भी साथ संबंध किए, उसका स्थिति आप परिचित हैं, आपको सब पढ़ा रहे हैं, सारे के बारे में पता चल जाए। जिनके साथ इनका रिलेशन रहा है उनका वह शोषण मतलब किसी न किसी रूप में उसका मतलब यूज कर लिया। तो इसीलिए मतलब यहाँ के लोग हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यहाँ तक के लोग के पास मतलब यहाँ के आदमी या यहाँ की जनता के पास हमारे वीडियो चले जाए। इतना शेयर कीजिए, इतना ग्रुप में, इतना व्हाट्सअप शेयर कीजिए, फेसबुक शेयर कीजिए, व्हाट्सअप शेयर, ताकि यहाँ के लोग जो यहाँ की सरकार है, वैसे तो हमको लगता है कि ये रोड मैप नहीं मतलब एग्रीमेंट पर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर भूटान के लोग इनके साथ जुड़ाव रखते हैं या मतलब एग्रीमेंट भूटान कर लेते हैं या कुछ यहाँ के कुछ अपने क्षेत्र को दे देते हैं उनको, और उनसे कुछ बॉर्डर मतलब ऐसा है कि जो कुछ क्षेत्र इनसे मांगा जा रहा है और उसके बदले इसको ज़्यादा मतलब क्षेत्र दिया जा रहा, तो वो भारत के लिए मतलब बहुत समस्या है। मतलब भारत के लिए यहाँ चिकन नेक, इसको क्या कहते हैं, चिकन नेक। तो यहाँ तक अगर चीन अपना क्षेत्र फैला ले रहा है तो हो सकता है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ का तो चीन जैसे अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा करते रहता है ये मेरा क्षेत्र है, तो हो सकता है हमारे लिए मतलब ये पूर्वी क्षेत्र जो है 7 सिस्टर वाले जो है इसमें समस्या उत्पन्न हो सके। उसके लिए भी हम उपाय कर रखे हैं, अभी हम उसके लिए बताते हैं। हम लोग जो बताए थे उस दिन पिछले जब हम बांग्लादेश पर आ रहे थे तो उसमें आपको हम बताए थे कि कलादान प्रोजेक्ट है। तो कलादान प्रोजेक्ट जो यहाँ कलादान प्रोजेक्ट कोलकाता बंदरगाह से यहाँ म्यांमार के सितवे बंदरगाह से कालादान नदी के बाद इधर हम क्या करते हैं मिजोरम तक जाने के लिए मतलब बनाए हुए हैं। मान लीजिए इधर का रास्ता अगर वो हम जाम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस होके जा सकते हैं। आप लोग को बताया था यहाँ से बांग्लादेश होके भी हम लोग जाते हैं, बस सुविधा प्रदान किए हैं यहाँ पर, मतलब ट्रेन सुविधा भी। अब यहाँ से ढाका से भी मतलब अगर तल्ला को जोड़ने का रेल लाइन जोड़ने का व्यवस्था किया जा रहा, बहुत जल्द चालू होने वाला है। 2022 में ही इसका मतलब काम चालू मतलब ट्रेन चालू हो जाएगी, ये प्रयास किया जा रहा है ताकि 2022 में यह काम चालू। इसको भी मतलब भूटान को भी हम लोग मतलब ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हुआ कि 2005 ईस्वी में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा एक MOU साइन किया गया। इसका MOU का मतलब जो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। MOU का क्या मतलब था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दोनों देश के बीच में एक MOU साइन हुई थी। उसके बाद जो 2020 ईस्वी में भूटान भारत स्टार्टअप समिट सिलसिले में यहाँ पर यात्रा किए थे हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, यहाँ पे यात्रा किए थे। उसके बाद ये है कि जो है इसका रिलेशन जो हमें इस भूटान के साथ हमारा रिलेशन कैसे बेहतर हो सके, उसके लिए हम 2 तरीका अपना मतलब यहाँ की सरकार ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के तहत भूटान भारत के साथ संबंध को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया कि जो मतलब ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होता है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी वह होता है कि जैसे मतलब यहाँ की सरकार के माध्यम से मतलब किया जाएगा। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंतर्गत यह होता है कि जनता को जनता से जोड़ने के लिए से रेल लाइन हो गया, ये सब क्या बढ़ावा दे रहा है। यहाँ की सरकार यहाँ के मतलब कनेक्ट कर रहा है तो लोग यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत होगा। सरकार से मतलब जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रैक 1। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी क्या कहलाता है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। पीपुल्स टू पीपुल डिप्लोमेसी क्या कहलाता है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। 2014 में जब मोदी जी गए थे तो यहाँ पे कोलम यहाँ भूटान जो है मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत बड़ा मतलब स्रोत के रूप में है। इससे हम लोग बिजली भी लेते हैं। यहाँ का 1/3 भाग बिजली हम लोग इनसे प्राप्त करते हैं। 1/3 मतलब जो यहाँ उत्पादन होता है, यहाँ के परियोजना मतलब जो है मतलब भारत के द्वारा यहाँ डेवलप किया जाता है। लेकिन मोदी जी यहाँ पर गए थे 2014 में, तो कोलंगजू
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का 6000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का आधारशिला रखे थे। पावर प्लांट सबसे पहला परियोजना जो है चुक्खा पावर प्लांट है। चुक्खा पावर प्लांट सबसे पहला परियोजना है जो जो 336 मेगावाट का है चुक्खा परियोजना। उसके बाद यहाँ का जो है उसके बाद यहाँ पर जो एक मंगेचू परियोजना है, वो मंगेचू बहुत सारी परियोजना है। मंगेचू परियोजना जो 720 मेगावाट का है, मंगेचू परियोजना जो 720 मेगावाट का है। और बहुत सारे एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए जा रहे हैं जो 2025 तक टारगेट है, बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग जो है इनको मतलब विद्युत के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से मतलब एक वहाँ पर अगर हम अपना सारा कुछ लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, संबंध जुड़ा रहेगा। इसको हम डेवलप करने का प्रयास करें। दूसरी यात्रा जब मोदी जी की हुई थी 2019 में, तो 2019 में सेकेंड यात्रा, तो उसमें जब यहाँ गए थे तो मतलब भूटान को भी मतलब उन्होंने यह घोषणा किए थे कि जब भारत और भूटान जमीन से लेके अब अंतरिक्ष तक साथ रहेंगे, जमीन से लेके अंतरिक्ष तक साथ रहेंगे। भूटान की कैपिटल थिम्पू में ग्राउंड अर्थ स्टेशन बनाने के लिए मतलब साउथ एशिया सैटेलाइट जो लॉन्च किए थे उसके मतलब गतिविधि को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए थिम्पू में स्टेशन लॉन्च किए, मतलब उस ग्राउंड अर्थ स्टेशन लॉन्च किए। उसके बाद हो गया क्या, जो उसके बाद यह है कि भूटान, उसके बाद क्या बता सकते, उसके बाद यह बता भूटान में जो है मतलब डिजिटल व्यवस्था लाने के लिए रुपे कार्ड मतलब जो ऐप है रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। भूटान में डिजिटल पैसा का मतलब लेन देन के लिए, डिजिटल व्यवस्था के लिए रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। भूटान में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। उनको 700 मेट्रिक टन एलपीजी देते थे, तो अब उनका भी क्या किया, बढ़ा दिए गए हैं, उनको भी हम बढ़ा दिया। अब हो गया उसको 1000 मेट्रिक टन एलपीजी मतलब हम इनको प्रदान करेंगे। जमीनी स्तर से यहाँ के आधार संरचना को मजबूत करने के लिए दंतक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। कौन प्रोजेक्ट चलाया जाता है, दंतक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। उसके माध्यम से यहाँ के रोड को मतलब तैयार किया जाता है। दंतक प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ के रोड को तैयार किया जाता है। उसके बाद हो गया कि जो खुद की भी सैनिक है उसके द्वारा ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था, जिसमें क्या था कि जो बाहरी लोग मतलब आतंकवादी इसके यहाँ छुपे हुए उन सब को मारने का काम किया गया। बहुत बड़ा भूटान सरकार के, और जो भी आतंकवादी मतलब आस पड़ोस की कंट्री से यहाँ के मतलब छिपे हुए रहते थे उसको मारने के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाएगा। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी खासियत पूरे मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ के जो राजा थे मतलब जिग्मे सिंह वांगचुक जीडीपी के बदला जीएनएच को ज्यादा जीएनएच मतलब तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ज्यादा महत्व देते थे। यानी कि जो हम कितना मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो उसके लिए बड़ी बात नहीं हुई, उसके लिए बड़ी बात नहीं हुई कितना वो आर्थिक रूप से मजबूत। उसके लिए बड़ी बात यह है कि जो वह अपने देश में कितना खुशहाल है, वो खुशहाल ही को अपने देश का आंकड़ा बता। हम लोग को भी इनसे सीख लेना चाहिए। हम जीडीपी के जगह जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को वो ज़्यादा महत्व दिए। क्यों? क्योंकि हम कितना आर्थिक रूप से मजबूत हैं या कितना हम पैसे वाले हैं यह महत्व नहीं रखता। आप बहुत सारे पैसे कमाते लेकिन आपके घर में खुशहाली ही नहीं है तो क्या है। इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ अपना जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, अपना जो वो व्यवस्था बनाया हुआ है वो जीएनपी के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आधार पर वो उसको ज़्यादा महत्व देता है। और यह पूरे विश्व को इससे सीख लेना। कौन कहता है सर छोटे कंट्री हैं उससे हम क्या सीखे। बहुत बड़ी सीख है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है मतलब जो चीज़ नुकसान कर देगा मतलब लोगों की खुशी को नुकसान करने वाले हैं तो उस काम को यहाँ नहीं किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा काम करने के बाद वृक्ष पूरा काटना पड़ जाए तो उस चीज़ के लिए वह ऐसा सरकार कदम नहीं उठा सकती है। ये बहुत बड़े फैक्टर है यहाँ के लिए, इससे हम लोग को भी सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं अपने खुशहाली जो है वो पेड़ लगा के मनाते हैं। क्या करते हैं, पेड़ लगा के मनाते हैं। खुशहाली जो वो अपना है किससे मनाते हैं, पेड़ लगा के मनाते हैं। तो ये हमारे लिए भी सीखने की चीज़ है, सबके लिए सीखने की चीज़ है। आस पड़ोस के मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस पर बल दिया जाना चाहिए। घर समाज में भी यह लागू होता है। ये सब बरकरार रखना है भूटान भाई, यह सब बरकरार रखना है तो आपको मतलब जो है यहाँ मतलब चीन से बच के रहना पड़ेगा। चीन से अगर चीन के चंगुल में फंसे, उन कहते हैं कि जो मतलब कहते हैं ना कि जो शिकारी आया जाल बिछाया लोभ से फंसना नहीं, शिकारी आया जाल बिछाया लोभ से फंसना, इसी लोभ से नहीं फंसना है। मतलब हम भूटान के जो लोग हैं वो दिखाएंगे कुछ क्षेत्र ज़्यादा भी दे सकते हैं लेकिन आप जब उसके चंगुल में फंस गए तो आप तो उनके बारे में जानते। जो भी आज तक का रिकॉर्ड है, जो भी उसके चंगुल में फंसा हुआ है सबका यही स्थिति है। मतलब जो भी उसके चंगुल में फंसे आज तक कोई भी मतलब खुद का डेवलप या खुद एक अच्छा नेशंस नहीं बन पाया। इसीलिए उससे बच के रहें
उसके बाद बच के रहिए उसके। यह मतलब अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो भूटान के मतलब लोगों तक पहुंचेंगे, वहाँ हिंदी भी समझते हैं। उसके बाद ये है कि भारत जो है, और यह ध्यान रखना है कि भारत जो है सभी पड़ोस की कंट्री, जो भी कंट्री आज जिसके भी साथ रिलेशंस भारत का है, आप वह देखेंगे क्या है, भारत सबके लिए अवसर है। हमने आज तक का रिकॉर्ड है पूरे मतलब प्राचीन काल से, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता तब से आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने किसी के ऊपर किसी की भलाई में मदद की है, ना कि किसी का मतलब किसी के ऊपर कोई मतलब गलत दबाव या गलत ट्रैक या हमला या कुछ भी नहीं किए हैं। ये कुंडकम को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद ये है कि जब अब हम लोग कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। बेसिक जानकारी में अब हम लोग कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। बेसिक जानकारी के बारे में ये है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हुए, लोटे शेरिंग हुए, पर क्या कहते हैं राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। उसका कैपिटल थिम्पू हो गया, राष्ट्रीय मुद्रा हो गया नगल ड्रम हो गया, इसका राष्ट्रीय पशु टेकिन है। इसका राष्ट्रीय पशु क्या है, टेकिन है। टेकिन जो होता है वो मतलब हिरण के जैसे होता है, लेकिन सिंह जो उसका होता है बकरी के जैसा होता है। कैसा होता है, बकरी जैसा। तो राष्ट्रीय पशु टेकिन है। उस राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस है। पुष्प हिमालयन ब्लू पॉपी है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की जुंगखा है। राष्ट्रीय भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, जुंगखा है। राष्ट्रीय भाषा क्या है, जुंगखा है। उसके बाद क्या बता सकते हैं, किसी का उपनिवेश नहीं रहा, किसी यूरोपीय देश का आज तक उपनिवेश नहीं रहा। मतलब यह बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से कंट्री हो के आज तक उपनिवेश नहीं रहा। तो उसके बाद है कि जो इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।